If you clicked on this video thinking I'll teach everything from scratch, close the video right now. It is not for you. But if you want quick revision, welcome to Byju's 9th and 10th channel. I'm Saurabh, your physics mentor, and today in this short session, under 30 minutes, that's my attempt to cover complete physics of grade 9th. This is a quick revision. In this session, I'll tell you high weightage topics क्या हैं, कहाँ से questions बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना? किन को आप थोड़ा light ले सकते हो, किस तरह के questions आते हैं, all of this I'll cover in this one single short video. By the end of this session, I'll tell you if you want to watch one shots, अगर डिटेल में पढ़ना है तो क्या करना होगा, नोट्स के लिए क्या करना होगा, and if you want to solve quick free tests, ये आपको मैं बताऊंगा by the end of this session. All right? Press the like button if you believe this is a good session. All right, let's begin. देखो, grade 9 physics we have 5 chapters. First chapter is motion. आसान चैप्टर है, पता नहीं बच्चे डरते क्यों हैं. I'll tell you क्यों डरते हैं. ग्राफ से डरते हैं ना, उसके लिए पहले बेसिक्स जरूरी है. देखो, this chapter starts with basic definitions like distance and displacement. भाई distance displacement क्या होता है? Distance is total length of path covered. Displacement is shortest length between initial and final position. यानी कि distance हमेशा displacement से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है. फाइन, ठीक है. अब डिस्टेंस से नाता है स्पीड का, राइट? डिस्टेंस इज रिलेटेड विद स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट इज विद वेलोसिटी. यानी कि स्पीड क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड. वेरी गुड, यूनिट सेम होगी. अब कितनी स्पीड से स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रहा है, देन कम्स अ क्वांटिटी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हैज अ रिलेशन विद वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. ये सब बेसिक चीजें हैं बेटा, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यू कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेरी गुड. यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, एक्सेलरेशन भी हो गया. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोशन. भाई टाइप्स ऑफ मोशन में वी हैव टू टाइप्स ऑफ मोशन. Don't think about class 6th, है ना? We are thinking about two types. One is uniform and second is non-uniform. But uniform motion, क्या difference है इन दोनों में? In uniform motion, you cover equal distance and equal intervals of time. यानी कि speed is constant. In non-uniform motion, अब speed constant है मतलब velocity automatically constant हो गया. In non-uniform motion, unequal distance and equal intervals. यानी कि हर interval में ना distance अलग है. यानी कि speed change हो रहा है. मतलब velocity भी change हो रहा है. So that is non-uniform motion. Clear हो गया? ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है इस चैप्टर में? द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ्स एंड दिस इज वेयर द फियर बिगिंस, है ना? भाई ग्राफ बेटा बहुत इजी है, इनसे ना बहुत सिंपल और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर अ मस्ट टू डू फॉर ग्राफ्स. ऑलराइट, नाउ लिसन. फर्स्ट थिंग इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. आई विल टेल यू सिंपली व्हाट आर द एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. भाई डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, सो इट टेल्स यू रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, है ना? जीरो से फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन कौन कितने डिस्टेंस पे है किस किस टाइम पे, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. स्लोप क्या देगा इसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंसेस. भाई स्लोप क्या देता है? स्लोप गिव्स यू रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब स्पीड. सो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव यू स्पीड. ऑल ऑफ दिस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप गिव्स यू स्पीड. तुम सोचोगे सर एरिया, बात ही नहीं कर रही, मीटर इंटू सेकंड क्या होता है? कुछ नहीं होता है. ठीक है, फाइन. ऑलराइट, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं. भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगेन इट इज आल्सो कॉल्ड एज द पोजीशन टाइम ग्राफ. भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एक और नाम है पोजीशन टाइम ग्राफ. बट इसका स्लोप क्या देगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? वेलोसिटी. सो दैट्स व्हाई द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी. फाइन. सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया. इसके बाद क्या आता है? वी हैव नेक्स्ट ग्राफ कॉल्ड एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. भाई इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ what is the slope? Think about it. भाई velocity time graph के अंदर velocity time graph का slope rate of change of velocity मतलब acceleration. So slope of VT graph is acceleration. Slope is acceleration. But area is area possible? मीटर पर सेकेंड इज वाई एक्सिस, सेकेंड इज एक्स एक्सिस, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एरिया, है ना? मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड इज मीटर्स. एरिया गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट. यानी कि slope of VT graph will give you acceleration and area will give you displacement. area of speed time graph क्या देगा? distance देगा. क्यों? क्योंकि distance का relation speed से होता है. clear? ठीक है, बहुत बढ़िया. so simple एकदम. please practice NCERT questions on this. next we have uniform circular motion. अब इस uniform circular motion में very simple definition is a body is moving in a circle, that is for sure. But इस uniform circular motion में uniform क्या है? What is uniform?
speed is uniform. So in uniform circular motion, a body is moving with constant speed in such a manner that its distance from a fixed point is always constant. मतलब radius constant है हमेशा, है ना, उसको बोलते हैं uniform circular motion. Speed constant है, क्या velocity constant है? नहीं. क्यों? Because velocity is a vector quantity. It has magnitude, that is speed, plus direction. Direction तो change हो रहा है. Direction is always tangential to the path. So velocity keeps on changing, मतलब if velocity is changing तो acceleration भी होगा. Acceleration is towards the center, we call it centripetal acceleration, है ना, right? So that's why in uniform circular motion speed is constant, velocity keeps on changing, acceleration is there. Acceleration is also not uniform. Why? Acceleration is a vector quantity, इसका magnitude होगा plus direction होगा, but क्या direction of acceleration हमेशा same है? Towards center है. That does not mean same है. ठीक है? I have done this multiple times. If you want more explanation, ask me in the comment section. ठीक है? Fine. So in motion chapter, बेसिक मोटा मोटा ऑल ऑफ दीज फॉर्मूलाज आर देयर. एकदम स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड क्या होता है? u प्लस वी बाई टू. ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है, बट एवरेज स्पीड इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो इसको u प्लस वी बाई टू को ना छोड़ भी सकते हो. इट्स अ शॉर्टकट फॉर्मूला. आई एम सेइंग गो विथ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. बहुत बढ़िया. Velocity is displacement upon time taken, acceleration का formula, and then we have distance time graph. All right. Next chapter is force and laws of motion. Motion हुआ तो क्यों हुआ? कौन cause किया? This is the chapter which we'll be talking about it, है ना? इसको बोलते हैं dynamics. तो force and laws of motion के अंदर पहली चीज है force क्या है? Push और pull है. Simple सी बात है. Force क्या कर सकता है? What can force do? Force can do three things. It can, I mean, in one line you can say it can change the state of motion of a body. यानी कि आप बोल सकते हो it can bring a body from rest to motion, or it can bring a body from motion to rest, or it can change the speed and direction. एक और चीज है shape change कर सकता है, जो कि हम पढ़ते थे lower classes में, है ना. So this is what force can do. इस पे बहुत direct questions आते हैं, very very direct questions. All right. Next we have balanced and unbalanced forces. Two types of forces में, है ना, in terms of balancing, in terms of their cancelling out. दो तरह के फोर्स हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. बैलेंस्ड क्या होते हैं? जब इक्वल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि दे विल कैंसिल ईच अदर आउट. भाई 2 न्यूटन कैंसिल कर देगा, तो यानी कि इट्स बैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड मतलब इफ नेट फोर्स इज नॉट जीरो. भाई इन केस ऑफ बैलेंस फोर्स नेट फोर्स क्या है? ओवरऑल फोर्स इज जीरो. भाई सारी फोर्स कैंसिल कर गई, बची कुछ फोर्स क्या थी? जीरो थी. बट इन अनबैलेंस्ड फोर्स व्हाट हैपेंस? 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन. ओह, दिस इज मोर. So overall force is how much? It is 2 Newton in this direction. Fine. So this is unbalanced force. बहुत बढ़िया. Next, after unbalanced force, we have one more force we call as, I mean, it's a ray of segregation. लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आएगा इसके बाद, और फर्स्ट लॉ बहुत ईजी है. फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट डायरेक्ट आता है. गिव द स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इसका स्टेटमेंट क्या होगा? भाई स्टेटमेंट होगा अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और a body at motion or body in motion will continue to keep moving with the same speed in the same direction. कब तक? Until there is no net external force, है ना. जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है, या फिर ये वो ही चीज करता रहेगा जब तक कि उस पे नेट फोर्स जीरो रहेगा. राइट? ठीक है. सो अ बॉडी विल कंटिन्यू टू बी, है ना, a body will continue to maintain its state of motion until there is no net external unbalanced force acting on it. एकदम आसान स्टेटमेंट है. ठीक है. इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी. राइट? फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. अब क्वेश्चन आता है इनर्शिया क्या है? भाई इनर्शिया इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी. एक बॉडी का ना प्रॉपर्टी है इनर्शिया, विच सेज कि भाई अ बॉडी इज लेजी, अ बॉडी डज नॉट वांट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. इसके अंदर तीन तरह के इनर्शिया हमने डिफाइन कर दी है कि भाई इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, है ना. इट वांट्स टू बी एट रेस्ट. इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इफ अ बॉडी इज मूविंग इट वॉन्ट्स टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी. इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन. अगर बॉडी एक डायरेक्शन में चल रहा है तो वो चलते रहना चाहता है. इसका यूज कहां पे आएगा? वी विल हैव डायरेक्ट क्वेश्चंस. We'll have direct questions. When you are traveling in a bus on a hilly area, why do you fall forward, है ना. आप साइड में क्यों गिरते हो? When a bus takes a turn, ऐसा क्यों होता है that you fall on the outer side? Why do you bend like this, है ना. This can be one question. When you brake a car, why do you fall forward? When a car accelerates, why do you get pushed backwards, है ना. All of these are basic questions and you have to answer based on inertia. ठीक है. Inertia हो गया, बहुत बढ़िया. इसके बाद आता है next topic, which is
अ बिगिनिंग ऑफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से पहले ना एक टॉपिक जरूरी है समझना, इट्स कॉल्ड मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम? टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? मैथमेटिकली इट इज कॉल्ड एज मास टाइम्स वेलोसिटी। फाइन, मास टाइम्स वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, so मोमेंटम भी हो गया। नाउ कम्स द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ को हमेशा याद करते हैं F इक्वल्स ma, which is not wrong, but that is not the exact statement of Newton's second law of motion. Newton's second law of motion का exact statement है क्या? The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. यानी कि net force is equal to rate of change of momentum, यानी कि change in momentum upon time, उसको बोलते हैं हम second law of motion. And from there, if mass is constant, you get finally this form, force equals mass into acceleration. ठीक है, अगर mass constant होगा तो rate of change of momentum क्या बन जाएगा? m को बाहर ले जाओगे, you will take m common, it will be v minus u by t, that is acceleration only, so F equals ma you will get. Fine, ठीक है, so this is the overall Newton's second law of motion. F equals ma पका पकाया फॉर्म है, but that is not the raw form. When question asks state Newton's second law of motion, what will you write? Rate of change of momentum लिखोगे, F equals ma मत लिखना, ठीक है, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज न्यूटन थर्ड लॉ। मुझे बड़ा प्यारा लॉ है, बड़ा सिंपल लॉ है, ठीक है। ये बोलता है if for every action there is an equal and opposite reaction. It's a simple way of saying it. You can also say it if body A applies F force on body B applies F force on body A in the opposite direction, है ना। दो बॉडीज एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगी, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट व्हाई डू आई प्रेफर पर्सनली, क्योंकि इसमें ना गलती नहीं होती है। क्यों गलती क्या हो सकती है भाई? गलती इसके अंदर होती है कि दोनों फोर्स ना अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। एंड क्वेश्चन कैसा आएगा? वी हैव मोर केस बेस्ड क्वेश्चन, है ना, सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर, लाइक एक्सप्लेन हाउ न्यूटन थर्ड लॉ हेल्प्स यू इन वॉकिंग। सो यू कैन से आई पुश द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना, और यू पुश द ग्राउंड एंड द ग्राउंड पुशेस यू इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये एक्शन रिएक्शन हो जाता है, तो दैट्स हाउ यू वॉक। एक्शन रिएक्शन ही हो रहा है, ठीक है, सच बात है। आपने पुश किया तो ग्राउंड ने आपको पुश किया और आप आगे चले गए, बहुत बढ़िया। आइडियली इट इज फ्रिक्शन वैसे तो, ठीक है, दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन। तो इसके बाद बस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन इतना ही है। न्यूमेरिकल्स कहां से आएंगे? सेकंड लॉ से न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा। कंजर्वेशन मोमेंटम आपके सिलेबस में नहीं है इन सीबीएसई, सो दैट्स व्हाई आई हैव डन वीडियोस ऑन इट सेपरेटली। इफ यू वांट आई कैन गिव इट टू यू लेटर एंड यू कैन सर्च आल्सो, ठीक है, फाइन। सो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी हो गया। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे। भाई ग्रेविटेशन का नाम आता ही पहली चीज universal law of gravitation. It says the force between any two masses is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F इक्वल्स जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। किस पे डिपेंड करता है? किसी पे नहीं, यूनिवर्सल है, इट्स नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, फाइन, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता चल गया हमको, है ना, और लॉ भी पता चल गया। क्वेश्चन कैसा आएगा इस पे? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इफ यू डबल द मास, इफ यू डबल बोथ द मासेस, फोर्स किस रेशियो में चेंज हो जाएगा, है ना। अगर दोनों बॉडी के बीच में सेपरेशन को हाफ कर दिया, फोर्स कितना चेंज हो जाएगा। सो दीस काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, प्लीज प्रैक्टिस देम, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, properties of gravitational force. This is a very direct question, 2 marker question can be asked. It is always attractive in nature, ठीक है, gravitational force हमेशा attractive होता है। उसके बाद it is the weakest force in nature. It exists as action reaction pair. The force you are applying, or let's say the force earth is applying on you is equal to the force you are applying on earth. वो अलग बात है, तुम हिल जाते हो, अर्थ नहीं हिलता है, क्यों? अर्थ बहुत बड़ा है ना भाई, फाइन, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम एंड ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, कोई सी भी दो लिखने को आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई F इक्वल्स जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करें किसी प्लैनेट और किसी बॉडी की, लेट्स से अर्थ की बात कर लेते हैं, F इक्वल्स जी मास ऑफ अर्थ, है ना, दिस इज ऑफ अर्थ, दिस इज मास ऑफ बॉडी, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आर क्या है? इट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। भाई अर्थ की रेडियस से कंपैरिजन में तुम्हारी हाइट तो बहुत कम है ना, सो दैट्स व्हाई इट इज रेडियस ऑफ अर्थ। एंड F इक्वल्स ma इज समथिंग वी नो फ्रॉम सेकेंड लॉ, ये हमको पता है सेकेंड लॉ से। इसको रखोगे इज इक्वल टू m इंटू जी, a को g बोलते हैं ना, है ना, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट g इज इक्वल टू जी m अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला बना। सो डोंट क्रैम दिस फॉर्मूला, इट्स वेरी इजी टू डिराइव यार, बहुत इजी है। सेकेंड लॉ मिला के ये करना है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करके ये करोगे तो हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सो
मास ऑफ अर्थ यू हैव, है ना, इट इज गिवन टू यू, कैलकुलेटेड मास है हमारे पास. रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है, ठीक है. इफ यू पुट ऑल दीज वैल्यूज यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जी एज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ. ठीक, बहुत बढ़िया. इससे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लोगे. नेक्स्ट, फ्री फॉल. इसके बाद एक टॉपिक है फ्री फॉल. इससे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, है ना, बिकॉज हेयर यू कैन मिक्स मोशन ऑल्सो, फोर्स ऑल्सो एंड ग्रेविटेशन ऑल्सो. तो ये तीनों का मिक्स करके हो सकता है. फ्री फॉल क्या होता है? इट इज इट्स अ कंडीशन जब किसी ऑब्जेक्ट पे, व्हेन ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर इज ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग, देन यू से द बॉडी इज इन फ्री फॉल. एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? कोई बंदा स्काई डाइविंग कर रहा है. सी, वन कंडीशन, व्हेन वी से फ्री फॉल ना, वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, है ना, हम भूल जाते हैं एयर रेजिस्टेंस को. तो क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी फोर्स लगाता है ना, हम भूल जाते हैं उसको. ठीक है, फाइन. सो व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग डाउन ऑन अर्थ और एनी प्लैनेट, इट्स कॉल्ड फ्री फॉल. यानी कि बॉडी पे केवल क्या लगना चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए. ठीक है. इफ दिस इज फ्री फॉल, आई विल कम टू दिस. वन मोर बड़ा प्यारा केस है, मून की बात करते हैं. इज मून इन फ्री फॉल? मून ऐसे तो नहीं गिर रहा, बट व्हाई यू विल से मून इज गोइंग राउंड एंड राउंड अराउंड द अर्थ. क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? सो दैट इज ऑल्सो द केस ऑफ फ्री फॉल. मून इज गोइंग अराउंड द अर्थ. व्हाई? बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ना, है ना. ये फ्री फॉल ही होगा. डेफिनेशन पे जाओ, एक मात्र फोर्स होना चाहिए. देयर शुड बी ओनली वन फोर्स, ग्रेविटी. Here it is. Fine. So that's why it is also called as free fall. There's a very nice video we have on YouTube. ठीक, fine, nice. The motion of moon is actually a free fall. This is a direct question. MCQ में आता है ये बहुत बार. ठीक है, चलो. Next, mass versus weight. भाई mass और weight में लड़ाई बहुत सालों से चल रही है और हमको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है. mass क्या है? mass is total quantity of matter contained in the body. weight क्या है? weight तो force है. weight का यूनिट होना चाहिए न्यूटन, है ना. Weight is gravitational force. It is a vector quantity. Its unit should be Newton. Mass क्या है? Scalar quantity है. Total quantity of matter है. Mass को तुम कहीं भी लेके जाओगे चेंज नहीं होगा. Mass अर्थ में जितना होगा मून पे भी उतना ही होगा. ठीक है. ऐसा यूनिट क्या होगा? kg होगा. Independent of gravity. It depends on gravity. So W is equal to mass into g. Weight is a force. Right? ठीक है. Okay. ये क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया. अब इसके बाद आता है weight on different planets. इसमें बड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस है ना. So when you want weight, you want the value of mass into g, right? So if from Earth and Moon, if we compare, the value of g on the Moon is 1/6 of the Earth. Derivation इसका नहीं आएगा, relax, ठीक है. gm is equal to ge by 6 और you can say gm upon g is equal to 1/6. यानी कि मून पे आपका वेट क्या होगा? अर्थ के 1/6 होगा. मून पे आप कितना वजन उठा पाओगे? जितना यहां उठाते हो ना उसका 6 टाइम्स उठा पाओगे. क्यों? क्योंकि वहां पर तो उसका वेट कम हो जाएगा, आप उतनी फोर्स लगाओ ज्यादा उठ जाएगा. फाइन. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं. फाइन. दे विल जस्ट से यू गो टू अ प्लैनेट वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज 3 टाइम्स ऑफ अर्थ, है ना, 1/5 टाइम्स ऑफ अर्थ. इस तरह से क्वेश्चन आएगा, बोलेगा तुम्हारा वेट कितना होगा. यू कैन डू देम यार, कम ऑन, वेरी सिंपल क्वेश्चंस. ऑलराइट, ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या है इस चैप्टर में? वी ऑलवेज से सर क्यों आ गया फ्लोटेशन, बट फ्लोटेशन से ना वी हैव वेरी सिंपल क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स. सो प्लीज फ्लोटेशन को मत छोड़ना. लगता डरावना है बट बहुत सिंपल होता है. फ्लोटेशन के अंदर क्या है? लिक्विड प्रेशर की बात हो रही है. ग्रेड 8 रिमेंबर, फोर्स एंड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर की बात हो रही है. यानी कि फर्स्ट, लिक्विड प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड व्हिच इज इट इज एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शंस. सेकंड, इट इंक्रीजेस विद डेप्थ. आप जितना डीपर जाओगे किसी बॉडी के अंदर, है ना, किसी फ्लूइड के अंदर, अमाउंट ऑफ प्रेशर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. HDG होता है इसका वैल्यू वैसे तो. इट इंक्रीजेस विद डेंसिटी. फॉर्मूला अब भी नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि भाई अगर हनी और वाटर में कंपेयर करो तो हनी हैज मोर डेंसिटी, उसका प्रेशर ज्यादा होगा सेम लेवल पे. ठीक है, फाइन. सो इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट इज buoyancy. What is buoyancy? Buoyancy, it is the property of a body. क्या प्रॉपर्टी है भाई? It's a property of any fluid to apply upward force on a body which is dipped inside the fluid. तो upthrust और buoyant force दोनों force हैं. Buoyancy property है. Upward force exerted on a body by the fluid in which it is submerged. Buoyancy property है जो कि force लगाने को बोलती है किसी बॉडी पे जो इमर्ज करी जाएगी उसके अंदर. ठीक है, फाइन, बहुत बढ़िया. इसको हम upthrust भी बोलते हैं, buoyant force भी बोलते हैं. ओके, ठीक. नेक्स्ट, relative density. It is the ratio of density of the body to density of water.
इतना सा है बस, ठीक है ना। यानी कि डेंसिटी ऑफ बॉडी अगर तुमको दे दिया कि भाई डेंसिटी ऑफ बॉडी इज 900 kg पर मीटर क्यूब, आरडी विल बी हाउ मच, 900 अपॉन 1000, 0.9 हो जाएगा, एकदम आसान सा है, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी, प्लीज रिमेंबर, वाटर हैज डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों वैल्यूज याद होनी चाहिए, लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि तुमको पता होगा, ठीक है। सो दिस इज आर डी। न्यूमेरिकल वाइज बहुत ज्यादा नहीं आता है इसमें से, आई टेल यू न्यूमेरिकल कहां से आते हैं, इन फ्लोटेशन। न्यूमेरिकल आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। यू विल हैव डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बहुत कॉमन डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। क्या बोलोगे? Archimedes principle indicates that upward buoyant force is exerted on a body immersed in any liquid is proportional or is equal to weight of the fluid that the body displaces. आप अगर कोई बॉडी फुल्ली या पार्शली इमर्स करते हो किसी लिक्विड में, ना, इफ यू इमर्स अ बॉडी फुल्ली और पार्शली इन एनी लिक्विड, द अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस बॉडी, इफ यू टेक द वेट ऑफ दैट लिक्विड, दैट वेट इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस बॉडी, दैट इज अपथर्स्ट। तो अपथर्स्ट किसके बराबर होगा? कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर गया मल्टीप्लाइड बाय जी का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना, ठीक है। इस पे आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, रो जी इंटू कम ऑन वी। भाई वी क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अगर पूरी पूरी बॉडी इमर्स है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है यार, कितनी बार कराया मैंने, ठीक है, फाइन। इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, एनसीईआरटी में 2 न्यूमेरिकल हैं बस, प्लीज डू देम, बहुत जरूरी है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एंड विद दिस हमारा ग्रेविटेशन खत्म हो जाता है, एकदम आसान है, ठीक है। फॉर्मूले की बात करें अगर, तो फॉर्मूले क्या क्या है इसके अंदर? भाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, एक्सेलरेशन है, वेट एंड मास है, आरडी है। इंपॉर्टेंट बात सबसे ज्यादा ये है फ्लोटेशन में कि पूरी बॉडी अगर इमर्स हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। भाई दोस 2 क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, प्लीज डू देम, आई एम टेलिंग यू, बहुत जरूरी है, ठीक है। बस ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं, कुछ नहीं है, बहुत आसान आता है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर इज वर्क एंड एनर्जी। भाई दिस चैप्टर हैज ओनली 2 थिंग्स, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। बात करें वर्क क्या होता है, भाई वर्क का डेफिनेशन वाइज इज वेरी सिंपल। वर्क होने के लिए यू वांट 2 कंडीशंस। पहला, देयर शुड बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। दूसरा, दैट बॉडी शुड हैव सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट उल्टा होगा तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, फाइन। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर वर्क डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करें पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। नेगेटिव वर्क कब होगा? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जीरो वर्क कब होगा? जीरो वर्क कब होगा? या तो फोर्स जीरो हो, है ना, आइदर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या फिर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन 90 डिग्रीज टू ईच अदर। भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री पे हो जाएंगे तो भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। 3 कंडीशन है जीरो की, ठीक है, फाइन, बहुत बढ़िया। सो दीज आर द केसेस ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाई टेल मी इन दिस केस वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इस पे बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। भाई अमाउंट ऑफ वर्क डन की बात कर लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट चेक करना, बॉडी पॉजिटिव की है कि नेगेटिव की है, दैट विल टेल यू नेगेटिव होगा वर्क डन या पॉजिटिव होगा, फाइन। नेक्स्ट थिंग इज एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? भाई एनर्जी इज, अगर मेरे पास एनर्जी है, आई कैन डू सम वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क, फाइन, ठीक है। ऑब्जेक्ट which does the work, it loses energy. अगर मैं किसी बॉडी पे वर्क करूंगा, I will lose my energy. अगर किसी बॉडी पे वर्क होगा, that body will gain its energy, है ना। Object on which work is done gains energy. सिंपल सी बात है, work done equals force into displacement. ये बॉडी मूव करने लग गई, it will have more kinetic energy, है ना। जो बॉडी वर्क करेगी उसका एनर्जी कम होगा, जिस बॉडी पे वर्क होगा दैट बॉडी विल गेन एनर्जी, सिंपल सी बात एकदम, ठीक। अब ये नेक्स्ट वाला पार्ट तो बच्चे पढ़ते हैं, इसमें से क्वेश्चन नहीं आते वैसे तो, बट तुमको पता होना चाहिए, यू शुड नो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। भाई वी हैव केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। बच्चे करते हैं, इसमें से क्वेश्चन नहीं आते, बट यू शुड नो इट, ठीक, फाइन, ओके। नेक्स्ट क्या है भाई, जब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या आता है? मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप्स की होती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक क्या है? द एनर्जी which is because of motion of the body. Potential क्या है? Energy because of position of the body. भाई kinetic energy क्या? Formula wise half mv square, half into mass into velocity का square. Potential energy क्या होता है? It is mgh. You can say, I mean technically it is negative of the work done by the gravitational force.
mgh की बात अगर हम कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। आप बोलते हो कि यार किसी बॉडी को आपने उठाया अगर यहां से यहां तक, यू मस्ट हैव डन सम वर्क, है ना, तुमने कुछ काम किया इसके ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल भी जीरो है, वर्क डन कहां गया, एनर्जी कहां है, स्टोर हो गई, कैसे, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सो वॉट एवर वर्क यू डिड इन लिफ्टिंग द बॉडी, दैट गॉट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, mgh। फाइन, दो फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं दोस्त, इनमें ना बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके ऊपर आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरी सिंपल, एंड दिस विल एक्चुअली मेक योर क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स इजी। क्वेश्चन कैसे इजी बनाएगा, ये बोलेगा कि भाई एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, किसी बॉडी के एट एनी टाइम द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, काइनेटिक जीरो होगा, है ना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम एंड काइनेटिक विल बी जीरो, बॉटम मोस्ट पे क्या होगा, काइनेटिक विल बी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल विल बी जीरो, राइट, ठीक है, सिंपल सी चीज है। इसके बाद नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, और इसमें से आते हैं क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स, इजी आते हैं, you should just know the formula but you should practice numericals given in the NCERT at least, है ना। डेरिवेशन भी आ सकता है, डेरिवेशन करोगे अगर भाई, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as, ठीक, आप क्या करो, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो यहां से, सो s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, मतलब work done on a body, total work done on a body is equal to what, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्वेश्चन कैसा आएगा कि भैया किसी बॉडी का ना स्टार्टिंग में वेलोसिटी इतना था, बाद में इतना हो गया, बताओ कितना वर्क हुआ उस पे, ठीक, फाइन, निकाल लोगे, वेरी सिंपल, जस्ट थिंक ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बहुत बढ़िया, ठीक, ओके। इस पे से क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन इजी आएंगे, प्रैक्टिस करना, डरना मत, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, भाई एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड आई जस्ट टोल्ड यू इन मैकेनिकल एनर्जी, स्टार्टिंग में पोटेंशियल सारी लास्ट तक आते थे, कहां कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक, यानी कि सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज कांस्टेंट किसी भी टाइम पे, है ना, इसका प्रूफ नहीं आएगा वैसे तो, बट दिया हुआ है, मैंने करवाया हुआ है, कर सकते हो, प्रूफ आता नहीं है। ये हो सकता है कि भाई टॉप मोस्ट पोजीशन, मिडिल पोजीशन, लास्ट पोजीशन, कोई तुमको बोलेगा टॉप मोस्ट पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी थी 200 जूल्स, बताओ मिडिल पे अगर काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो पोटेंशियल कितनी होगी, भाई 200 टोटल है, तो x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू दिस, बस इतना सा करना होता है, इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फाइन। तो दिस इज अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की बात करी, इस पूरे में ना हमने कहीं ये डिस्कस नहीं किया कि यार कोई तेजी से काम कर देगा तो क्या फर्क पड़ेगा, पावर इज नेक्स्ट, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम हुआ बट कितने टाइम में हुआ, टाइम फैक्टर विल कम इन, सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन का यूनिट क्या था, जूल्स, आई होप आई टोल्ड यू, यू शुड नो दैट, वर्क डन का यूनिट है जूल्स, पावर का क्या होगा, जूल पर सेकंड, यस, बट देयर इज अ स्पेशल नेम फॉर इट, क्या स्पेशल नेम है, वॉट, WATT, वॉट पावर का यूनिट होता है, ठीक, बहुत बढ़िया। सो विद पावर योर वर्क एनर्जी इज ऑल्सो डन, आसान चैप्टर है बेटा, बहुत बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। वर्क डन का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड पावर। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस ऑफ डेल्टा यू, माइनस ऑफ डेल्टा यू, सर ये क्यों लिखा हुआ है, अरे भाई इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन अपवर्ड्स, है ना, अगर बॉडी मास m को तुम ऊपर लेके जाओगे, तुमने तो पॉजिटिव वर्क डन किया है ना, वर्क डन बाय मी इज पॉजिटिव, बट वर्क डन बाय अर्थ इज व्हाट, अर्थ तो फोर्स नीचे लगा रहा था, बॉडी ऊपर जा रही है, वर्क डन बाय अर्थ इज नेगेटिव, दैट इज व्हाई वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल कितनी होगी, mgh, अर्थ ने कितना काम किया, माइनस mgh, इजी एकदम, ठीक है, फाइन, ओके। लास्ट चैप्टर साउंड, इसमें से केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, बट न्यूमेरिकल आएगा तो केवल एक आ सकता है, व्हिच आई विल टेल यू। सुनो, साउंड क्या है, साउंड चैप्टर में ना स्टार्टिंग होती है वेव्स के साथ, वेव्स, है ना, वेव्स में वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेव, वन इज मैकेनिकल वेव विच नीड मीडियम फॉर प्रोपगेशन, है ना, और ये वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती। वेव क्या है, डिस्टर्बेंस है बेसिकली। सो मैकेनिकल वेव में वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेव, है ना, लाइक फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स वेव, यानी कि द डिस्टर्बेंस, द वेव इज ट्रैवलिंग परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल्स। भाई अगर आप एक रोप को लेके, इफ यू डू इट लाइक दिस, द डिस्टर्बेंस इज गोइंग,
है ना, द डिस्टर्बेंस इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन. बट व्हाट अबाउट पार्टिकल्स? पार्टिकल्स आर डूइंग अप एंड डाउन मोशन. सो जहां पर पार्टिकल तो ऊपर नीचे जा रहा है, बट वेव इज गोइंग फॉरवर्ड. वेव मोशन इज परपेंडिकुलर टू पार्टिकल मूवमेंट, दैट इज ट्रांसवर्स वेव. लॉन्जिट्यूडनल में क्या होता है? नेक्स्ट वन इज लॉन्जिट्यूडनल. यहां पर क्या होता है? Medium particles are vibrating in this direction and the wave is traveling in this direction. जहां पर the vibration or the movement of particles is parallel to the direction of motion of the wave, उसको बोलते हैं longitudinal wave. ठीक है, fine. Solids, liquid, gases में ये मिलती है, वहां पे solids and liquids मिलती है ना. Air के अंदर longitudinal मिलती है. चलो ये हो गया, easy था. नेक्स्ट इज नॉन मैकेनिकल. भाई मैकेनिकल को मीडियम चाहिए होता है, मतलब नॉन मैकेनिकल को मीडियम नहीं चाहिए होगा, सिंपल सी बात है ना. सो नॉन मैकेनिकल इज डिड नॉट रिक्वायर a medium. Like rays coming from the sun, that is also what? That is also wave. भाई light wave है ना वो, है ना, ठीक है. So it can travel through vacuum. Very easy एकदम, बहुत बढ़िया. Next, how is sound produced? भाई sound में ना 3 step process है. किसी ना किसी को sound produce करना पड़ेगा. Someone will have to produce the sound. How? Vibrating object can produce. Next, from that produce from this area जहाँ पर sound produce हुआ है, from there sound has to travel through the medium. How will it travel? Propagation of sound. In air, sound travels as, we'll talk. Longitudinal wave है, but बीच में होगा propagation. Finally, how will you hear it? तुम कैसे सुनोगे? Because of your ears, है ना, ठीक है, कानों की वजह से. This is vibration reaches our ears. In grade 8 कान का पूरा anatomy था, 9th में नहीं है, ठीक है, fine. ये हुआ 3 step process. And sound wave is a longitudinal wave. बात हो रही है air की, ठीक है ना. साउंड वेव इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, मतलब इट ट्रैवल्स इन कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस. ये ना ऐसे ट्रैवल करता है. सो देयर आर फ्यू एरियाज, फ्यू रीजन्स वेयर द पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर. उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन, है ना. दोज आर कॉल्ड एज रेयरफैक्शन. जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, दे आर कंप्रेस्ड, दैट इज कंप्रेशन. अब इस तरह से स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है. दैट इज व्हाई वी कन्वर्ट दिस इनटू ट्रांसवर्स वेव जस्ट फॉर स्टडी पर्पसेस. कैसे करते हैं? वी मेक अ प्रेशर डिस्टेंस ग्राफ और अ डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ. वेरेवर कंप्रेशन इज देयर, द प्रेशर इज मोर एंड डेंसिटी इज मोर. वेरेवर रेयरफैक्शन इज देयर, प्रेशर इज लेस, डेंसिटी इज लेस. उस तरह से बनाते हैं हम ये वाला ग्राफ, ठीक है, बहुत बढ़िया. साउंड वेव इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, हमको पता होना चाहिए. इसमें से फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आते हैं बहुत डायरेक्ट. ओके, नेक्स्ट, साउंड नीड्स मीडियम. सो give me an activity to prove that sound requires a medium. This is NCERT activity. Air के अंदर जब इस बेल जार में एयर है, you can hear the bell. If air is removed using vacuum, है ना, using vacuum pump, then you will not hear the bell, है ना. This is an activity you can tell in the exam. बहुत बढ़िया. Then we have the characteristics of sound. हाँ, इसमें से questions बहुत आते हैं. Amplitude क्या होता है? Maximum displacement of particle from its mean position. Wave crest होता है टॉप मोस्ट पोजीशन. वेव ट्रफ होता है बॉटम मोस्ट पोजीशन. वेवलेंथ क्या है? द लेंथ बिटवीन 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. बहुत बढ़िया, ठीक है. अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसमें? नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड. ये वेव ही तो है. एंड इफ यू टेक दिस वन वेवलेंथ इज कॉल्ड एज वन वेव. तो 1 सेकेंड में कितना वेव पास किया, है ना, कितना वेव प्रोड्यूस हुआ 1 सेकेंड में, दैट इज फ्रीक्वेंसी. इट्स यूनिट इज हर्ट्ज, है ना. इसका यूनिट होता है हर्ट्ज. टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट ऑसिलेशन. एक वेव प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, यूनिट इज सेकेंड्स, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे. फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1 अपॉन टाइम पीरियड. ओके, अब इसमें ना एक बड़ा प्यारा सा चीज है. देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ पिच एंड एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस. भाई पिच क्या होता है? इट इज द श्रिलनेस ऑफ साउंड. साउंड कितना पतला है ना. तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. पिच हैज रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा मतलब पिच ज्यादा होगा, मीन साउंड विल बी श्रिल, राइट. इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस, इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस मतलब पिच विल बी लेस, साउंड विल बी डीप, है ना, भारी आवाज होगा, ठीक है, फाइन. एंड हाउ टू चेक कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कम है? क्वेश्चन कैसा आएगा? इन दोनों वेव को देख के बताओ फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है, किसका पिच ज्यादा होगा. भाई दिस in this wave the sound waves are very close to each other ना, एक दूसरे के बहुत पास हैं. फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा इसका. So this is how a high frequency wave looks like compared to that. उसका फ्रीक्वेंसी कम है, जिसमें ना वेव चिपकी रहेंगी ज्यादा, that is high frequency वाला वेव, ठीक है. नेक्स्ट इज लाउडनेस. भाई लाउडनेस की बात करें, अगर किसी चीज को इतना मारा और किसी चीज को इतना मारा, डिफरेंस क्या है? लाउड साउंड आया, मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा था, राइट. सो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड. if amplitude is more, loudness will be more, है ना. यानी कि आवाज तेज सुनाई देगा,
अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो आवाज हल्के सुनाई देगा, फाइन। पिच हैज रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड हैज रिलेशन विद लाउडनेस। अच्छा, दिस इज वन एम्पलीट्यूड, लाउड बनाना है साउंड तो यू हैव टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड, मतलब इतना कर दोगे, ठीक है, ऑलराइट, बढ़िया। नेक्स्ट इज क्वालिटी, भाई टिम्बर बोलते हैं। अगर दो साउंड है जिनका की एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, बट स्टिल यू कैन फील अ डिफरेंस, दैट डिफरेंस इज व्हाट इज बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ साउंड, है ना। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक विच डिस्टिंग्विशेस साउंड विद एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। बस इतना जानना काफी है, हार्मोनिक्स ओवरटोन्स की बात अभी करने की जरूरत है ही नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक। क्वेश्चन वैसे नहीं आता इससे, बट आ सकता है। टू साउंड्स हैव सेम पिच एंड सेम फ्रीक्वेंसी, यू कैन स्टिल फील द डिफरेंस बिकॉज ऑफ फोर ऑप्शन, क्वालिटी और टिम्बर, ठीक। रेंज ऑफ साउंड, भाई ह्यूमंस वी हैव अ रेंज 20 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज, उसके ऊपर बन जाता है अल्ट्रासाउंड विच यू कैन नॉट हियर, बट हु कैन, डॉग्स कैन, बैट्स कैन, डॉल्फिन्स कैन। 20 हर्ट्ज के नीचे बन जाता है इंफ्रासाउंड विच अगेन यू कैन नॉट हियर, बट हु कैन लिसन, भाई giraffe can listen, pigeons can listen, elephants can listen, right? So all of this is range of sound, ठीक। now sound की speed की बात अगर हम करें तो sound की speed is more in solids and least in gases। क्यों? solids के अंदर particles are close to each other, so that's why transfer of energy is fast, but in gases particles are far from each other, they take time in transferring the energy, है ना। so that's why सॉलिड का प्रूफ क्या है भाई, आयरन में देखो 5950 मीटर पर सेकंड, एयर में कितना है 346 मीटर पर सेकंड। सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, एयर में इट इज मिनिमम, वैक्यूम में इट इज जीरो। भाई वैक्यूम में तो साउंड ही नहीं होती, ठीक, फाइन। एंड टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट बाय द वे ऑफ दिस। चलो ये हो गया। अगली चीज क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, बहुत बहुत सिंपल है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या बोलता है, टू लॉज हैं इसके, लॉज ऑफ लाइट आर इक्वल टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये ग्रेड 7th की बात हो रही है, तुमको पता होना चाहिए। Angle of incidence equals angle of reflection, and the incident sound wave, the reflected sound wave and the normal, they lie in the same plane। यार ग्रेड 7th की चीज है ये, पता है, इसमें से क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, बट डायग्राम बेस आ सकता है कि अगर एक स्पीकर यहाँ पर है फ्रॉम द नॉर्मल एट 30 डिग्रीज, यहाँ पर हम कान कहाँ लगाएं, तो तुमको 30 डिग्री पे लगाना होगा, ठीक है, फाइन, ओके। एको, आहा, यहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं। एको क्या है, इट इज रेपिटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, distinctly when you can hear a reflection of sound, इसको बोलते हैं echo। ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से, ठीक है ना। echo में कितना डिस्टेंस लगेगा भाई, a sound has to travel d distance and come back d distance, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा 2d। स्पीड ऑफ साउंड कितना है सर, v है, टाइम लगा बाई चांस t, so 2d by t is equal to v, वेलोसिटी ऑफ साउंड। इस पे आएगा न्यूमेरिकल, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा बट आ सकता है, ठीक। सो echo ऑफ साउंड हो गया। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से echo हो सकता है, where you say hello hello hello, डिस्टिंक्ट है। अदरवाइज यू विल हेयर रेवर्बरेशन, यानी कि सर रिफ्लेक्शन तो होगा बट डिस्टिंक्ट नहीं होगा, राइट। व्हेन साउंड कम्स बैक विद इन 0.1 सेकंड इट इज कॉल्ड एज रेवर्बरेशन, है ना। व्हेन साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इन 0.1 सेकंड इट इज कॉल्ड एज रेवर्बरेशन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से ना आवाज गूंजती है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड हैपेंस, राइट, दिस इज कॉल्ड एज रेवर्बरेशन, है ना, शॉर्ट में रिवर्ब बोलते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल्सो फाइन। नेक्स्ट इज हमारा अल्ट्रासोनिक वेव्स के ऊपर अच्छा खासा टॉपिक है ना, अल्ट्रासोनिक, हाउ बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड, दे डू echolocation, है ना, दे डू echolocation, दे emit ultrasound, this sound strikes an object जो उनका शिकार है ना, the prey, and comes back and they get to know, अच्छा okay this much far, है ना, this is how they locate, not all bats by the way, few of the bats, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स में bats perform echolocation। How do we humans use ultrasound? We use in ultrasonography, है ना, we use in ultrasonography, kidney stones पता करने के लिए, health of the baby in the womb, है ना, fetus का health पता करने के लिए, kidney stones तोड़ने के लिए, और to crack detection, है ना, all of this is we can do with ultrasound, all right। We also use ultrasound in sonars। echo का फॉर्मूला दोबारा यूज हो सकता है in sonars, there is a transmitter, there is a receiver, sound will go down, bottom पे reflect करेगा and come back। साउंड टुक हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया, d प्लस d, टाइम लगा t, सो 2d बाय t इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन दिस मीडियम, एकदम आसान। 2d बाय, एक ही फॉर्मूला है इस पूरे साउंड चैप्टर में, ठीक है। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यस, सोनार हमारा अगला टॉपिक था। अब इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद कुछ नहीं बचता है, यस, साउंड इतना ही चैप्टर है और इतने ही कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। सो पीपल, आई प्रॉमिस्ड यू कंप्लीट रिवीजन, वी डिड कंप्लीट रिवीजन। अब तुम्हारे सवाल की बारी।
सर प्रैक्टिस कैसे करें, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, उसके अलावा हमको डिटेल में देखना है. इफ यू वांट टू सी एनी वन शॉट, एनी टॉपिक इन डिटेल, आई हैव गिवन यू दिस होल लिस्ट. ये टीम ने बनाई है पूरी मेहनत करके, ताकि इफ यू क्लिक ऑन द लिंक, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, इफ यू क्लिक ऑन दैट इट विल टेक यू टू अ वेब पेज. सेलेक्ट योर ग्रेड 9th, है ना. उसके बाद क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ ऑल मैथ्स प्लस साइंस चैप्टर्स. हर चैप्टर के आगे तुमको मिलेगा उसका वन शॉट वीडियो अगर तुमको चाहिए. उसके बगल में यू विल हैव ऑल द नोट्स डाउनलोडेबल फॉर यू. उसके नेक्स्ट में क्या मिलेगा, यू विल गेट क्वेश्चंस, क्विजेस जो तुम अटेम्प्ट कर सकते हो. ये सब तुम्हारे लिए किया है टीम ने. सो पीपल, दिस इज फॉर योर एग्जाम. यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम. ये सेशन इसीलिए जरूरी था. डोंट वेस्ट योर टाइम. ट्राई दिस रिपोजिटरी वी हैव गिवन यू. क्वेश्चंस हैं, वन शॉट्स हैं और नोट्स हैं तुम्हारे लिए. Till then, see you next time. Like this video, share to this friends, है ना, share this video to your friends and subscribe. Subscribe करो अगर quality education पसंद है. Time pass बहुत जगह मिलेगा.